वेरी गुड मॉर्निंग। आज इस प्रथम क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है वह है अंग्रेजी में स्ट्रक्चर। हम चर्चा करेंगे कि कुल मिलाकर के कितने तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यही माध्यम क्यों, उसका एकमात्र कारण है कि हमने प्रयास किया है कि मदर टंग लाइक सिचुएशन जो है वह क्रिएट हो। मातृभाषा को जैसे हम लोग सुन करके, बोल करके, गलती करके सीखते जाते हैं, और आज मातृभाषा में कोई भी विषय अगर हमको पढ़ने के लिए मिलता है या लिखने के लिए मिलता है या हमको उसमें पढ़ाया जाता है तो आसानी होती है। तो मेरा मकसद यही है कि कम मेहनत करके आसानी से किस तरह से अंग्रेजी को हम लोग सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो भी छात्र हैं उन लोगों को कैपिटल स्मॉल ABCD की जानकारी अवश्य होगी। उन लोगों को नाम लिखने के लिए भी आता होगा। अगर इसमें कहीं कमी है तो 2-3 दिन के प्रयास से वो उसको दूर करेंगे। फिर इस चीज़ को बार बार अगर ये फॉलो करते हैं दिए गए डायरेक्शंस को, तो निश्चित रूप से वह जो सुधार होना है अपेक्षित सुधार होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हार्डली आफ्टर 10 क्लासेस, मात्र 10 क्लास के बाद आप सबों को उसी तरह से समझ में आएगा जैसे कि हम लोगों को समझ में आता है। और जो चर्चा का विषय है वह है स्ट्रक्चर, कि अंग्रेजी को स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे सीखें। और एक बात आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि ये यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोगों को अगर कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप इस चीज़ डाउट को हमको व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक पेज SNPM+2 स्कूल मधेपुरा और कपिलेश्वर दिनमणि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धराड़ा मुरादपुर का जो फेसबुक है, जो आनंद राव के द्वारा संचालित किया जा रहा है, वहाँ के टैलेंटेड टीचर्स, तो उनके फेसबुक पर पेज पर भी आप देंगे। मैं दोनों से जुड़ा हुआ हूँ, तो आपको समय समय पर जो भी कठिनाइयाँ होगी वह उसका निदान मेरे द्वारा किया जाएगा। अब हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे स्ट्रक्चर के बारे में। दुनिया में जितने भी तरह के जितने भी देश हैं, चाहे वह विश्व के किसी भी कोना में हो, अगर अंग्रेजी की बात आती है, वह किसी विषय की कोई भी पुस्तक, अखबार, स्टोरी, नॉवेल्स जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है उसमें आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 7 तरह के स्ट्रक्चर का जिक्र किया गया है। 8वां तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। अगर कहीं कुछ मिलता भी है कि जैसे हर एक कंट्री जो है वह अपना कुछ लोकल लैंग्वेज इनपुट करता है, और उस तरह से आज अंग्रेजी की बहुत सारी जो है कैटेगरीज हो गए हैं, जैसे BBC इंग्लिश जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर अमेरिकन इंग्लिश है। इस तरह से हर एक देश का अपना अपना कुछ उसमें इनपुट है। तो उस सब बात की चर्चा भी हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग फंडामेंटली यह देखें कि किस तरह से स्ट्रक्चर क्या है, नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक जो है आज का वह क्या है, वह टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर। वह टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर टॉपिक है। तो हम लोग इसी पर बात करेंगे, इसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, कौन वह 7 तरह का स्ट्रक्चर है तो वह क्या है, नहीं है। तो 7 तरह के स्ट्रक्चर जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं तो आप आराम से
उनको कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के 7 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि कुल मिलाकर के कितने तरह के स्ट्रक्चर की चर्चा यहाँ पर आई हैव रिटन हियर कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, केवल 7 तरह के स्ट्रक्चर हैं। हम लोग बिना किसी ग्रामर को पर उतना एम्फेसिस देते हुए केवल नकल करके कि इस तरह से लिखा जाता है अंग्रेजी में, तो उसका इस तरह से होता है। जैसे कि हम लोगों के यहाँ जो चीज़ था उसको हम लोग अपनी मातृभाषा में कभी किसी को कलम कहते थे, किसी को चारपाई कहते थे। हम लोग जो कंधा पर गमछी रखते हैं जिसको अंगोछा भी कहा जाता है, धोती, साड़ी, ये सारे शब्द हैं। तो जब अंग्रेज भारत में आया तो वह अपने साथ इस चीज़ों को वह यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ तो सब लोग इस चीज़ को कलम बोलता है, और वह क्या करता था कि इस कलम को वहाँ पर पेन कहा जाता था। तो बाद में विद्वानों ने डिक्शनरी बनाया जिसमें लिख दिया कलम का अंग्रेजी पेन। और वैसा चीज जो इंग्लैंड में नहीं था, भारत में ही था, उसको वो लोग वही कहने लगे। जैसे धोती को धोती ही कहा जाता है, साड़ी को साड़ी ही कहा जाता है, अंगोछा को अंगोछा ही कहा जाता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, आप मुनगांवकर को पढ़ेंगे, आप राजा राव को पढ़ेंगे, आप अनीता देसाई, कमला मार्कंडेय, ये ढेर सारे इंडो इंडियन राइटर्स हैं। उन लोगों के आप बुक में देखेंगे तो वह भारतीय शब्दावली का भी प्रयोग किया है। तो वहाँ क्या है होता है कि केवल नकल होता है, कि हम लोग यह देखेंगे कि कैसे नकल करते हैं लोग। और जब बड़े बड़े विद्वान लोग नकल करते हैं तो उनको कुछ नहीं कहता है, तो फिर हम लोगों को नकल करने में क्या दिक्कत है? हम लोग भी नकल करके इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। तो हम यह जान गए कि कुल मिलाकर के 7 तरह के स्ट्रक्चर हैं, जिसमें पहला स्ट्रक्चर है टू बी। पहला स्ट्रक्चर क्या है? वह है टू बी। पहला स्ट्रक्चर यह टू बी है। हम लोग इस टू बी के बारे में अभी बहुत लोगों के दिमाग में घूम रहा है, ये टू बी क्या है जी? तो टू बी कुछ नई बात नहीं है, केवल नामांकन जो मैं बतला रहा हूं वही नया है, जिसको शायद आप लोग नहीं सुने होंगे, या सुने भी होंगे तो उतना गौर से नहीं ध्यान किए होंगे उस पर। हम लोग जो पढ़ते हैं अभी तक अंग्रेजी में जो पढ़े हैं, तो हम लोगों को पूछा जाता है कि व्हाट इज योर नेम। तो मैं समझता हूं कि सारे लोग इस बात का जवाब दे देते होंगे कि माय नेम इज संतोष कुमार। इस तरह से सब अपना नाम बोल सकते हैं। सभी कहते होंगे कि माय फादर इज ए टीचर। सभी लोग कहते होंगे कि वी आर ए स्टूडेंट, दिस इज ए टेबल, दैट इज ए बल्ब। इस तरह से सभी लोग बोलते होंगे। तो यह टू बी वर्ब जो है, टू बी स्ट्रक्चर जो है, उसी मीज आर वाज वेयर का जिक्र है। तो चलिए पहले हम लोग सबसे पहले नाम जान ले सातों का, कि पहला है टू बी, दूसरा टू हैव, तीसरा इम्पेरेटिव्स। पहला क्या था? टू बी, दूसरा टू हैव, और तीसरा इम्पेरेटिव्स। चौथा है टेंस, पांचवा वॉइस। पहला 3 था टू बी, टू हैव, इम्पेरेटिव, टू बी, टू हैव, इम्पेरेटिव। और अगला टेंस, वॉइस और मॉडल्स। टेंस, वॉइस और मॉडल। टू बी, टू हैव, टू डू, 3 हो गया। पहला 3, अगला 3 कौन? टेंस, वॉइस, मॉडल, 6 तरह का हो गया। और 7वां है एक्सक्लामेशन। 7वां है एक्सक्लामेशन, जिस एक्सक्लामेशन का जिक्र बहुत कम है, बहुत कम हम लोग प्रयोग करते हैं एक्सक्लामेशन को। बातें प्रायः किसमें होती है? उसी 6 में, टू बी, टू हैव, इम्पेरेटिव। और अभी मैं सबों का चर्चा नहीं किया हूं, लेकिन मुझे यह अनुभव है
कि आप सभी लोग टू बी को भी जान रहे हैं, आप टू बी को जान रहे हैं, आप टू हैव को जान रहे हैं और आप इंपेरेटिव्स को जान रहे हैं। अभी हम इसके सेंटेंसेस को चर्चा करेंगे तो वह और स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे अभी कि टू बी में हम कुछ उदाहरण लिए थे कि माय नेम इज संतोष कुमार, इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग जानते हैं। और उस सेंटेंस में अब हम देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर टू बी में ये 5 वर्ब आता है। कौन सा भाई है? एम है पहला, दूसरा इज है, तीसरा आर है, चौथा वाज है और 5वां वेयर है। तो एम इज आर वाज वेयर को हम लोग बहुत जगह देखते हैं। क्या सबों को हम लोग टू बी कह देंगे क्या? नहीं, सबों को टू बी नहीं कहेंगे। जब एम इज आर वाज वेयर बिना मुख्य क्रिया का वाक्य बनाएगा तो वह टू बी स्ट्रक्चर कहलाएगा। जब एम इज आर वाज वेयर बिना मुख्य क्रिया का वाक्य बनाएगा तब हम उसको टू बी स्ट्रक्चर कहेंगे। इस संदर्भ में मैं और बात आपको बतलाऊंगा अगले क्लासेज में, बाद के क्लासेज में। अभी केवल हमको पढ़ना किसको किसको जानना है? एम को जानना है। अभी हम जानेंगे किसको? एम को जानेंगे। अभी हम जानेंगे किसको? हम इज को जानेंगे। अभी हम जानेंगे किसको? आर को जानेंगे। और अभी हम लोग न वाज को पढ़ेंगे और न वेयर को पढ़ेंगे। टू बी में भी केवल एम इज आर को, जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। वाज वेयर के बारे में अभी कुछ नहीं चिंता करना है। हम लोग यह प्रेजेंट फॉर्म का जो ये एम इज आर है इसको जान लेंगे तो पास्ट इस सबको जानने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। मात्र 5 से 10 मिनट समय हम लोग लगाएंगे, हम लोग उसको जानने लगेंगे। तो टू बी में 5 वर्ब आते हैं। कौन सा? एम इज आर वाज वेयर। जब यह बिना मुख्य क्रिया का वाक्य बनाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कि टू बी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर? अब टू बी के बाद हम लोग टू बी में ये बाद टू हैव को पढ़ेंगे। अभी टू बी में हम चर्चा कर रहे थे किसको पढ़ना है? एम को पढ़ना है, इज को देखना है और आर को देखना है। तो यहाँ पर चलिए हम हमारे सामने में एम पर कुछ सेंटेंसेज जो है मेरे सामने में है। हम लोग इस एम पर कुछ सेंटेंसेज है और उसमें हम यह देखेंगे। आप देखिए कि ये पहला सेंटेंस आई एम ए टीचर, इसमें एम ही क्रिया है, इसके अलावा कोई मुख्य क्रिया नहीं है। दूसरा सेंटेंस है आई एम नॉट ए टीचर, जो आई एम ए टीचर का निगेटिव फॉर्म है। निगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में भी मैं विस्तृत से आपको बतलाऊंगा। उसके बाद आपको निगेटिव में और इंट्रोगेटिव बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद ये तीसरे सेंटेंस में भी देखिए कि यही एम है जो सेंटेंस बना रहा है। चौथे भी सेंटेंस में देखिए यही वर्ब है एम, इसके अलावा कोई मुख्य क्रिया नहीं है। तो ये सारे सेंटेंसेस जो है ये क्या हो गए? टू बी स्ट्रक्चर में ये सेंटेंस कहलाएंगे। एम के बाद हम लोग इज को भी देखेंगे। ये अब हमारे सामने में ये इज आ गया है, टू बी का अगला रूप, अगला फॉर्म इज। अब हम देखते हैं कि इज लगा करके जो वाक्य बनाया गया। यहाँ देखिए पहला सेंटेंस ही इज ए टीचर, दूसरा सेंटेंस ही इज नॉट ए टीचर, तीसरा सेंटेंस ही इज माय फादर। इस तीनों सेंटेंसेज में हम क्या देख रहे हैं कि यह इज जो वाक्य बना रहा है बिना मुख्य क्रिया का वाक्य बना रहा है, इसलिए ये सभी टू बी स्ट्रक्चर हो गए। और इस तरह का सेंटेंस हम बहुत बनाते हैं, हम लोग बहुत बोलते हैं इस तरह के सेंटेंसेज को। तो इसमें हम लोगों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे आर का।
ये अब हमारे सामने में ये आर वर्ब आ गया है, जिसको लेकर के हम बात करेंगे। टू बी का ही आर फॉर्म पहले भी हम बताए थे कि हमको केवल 3 का ही चर्चा करना है, एम, इज, आर और वाज वेयर का चर्चा नहीं करना है, वाज वेयर का चर्चा नहीं करना है। इसमें पहला सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, आर, यू आर माई स्टूडेंट्स, वी आर बिहारी, वी आर इंटेलिजेंट, यू आर माई स्टूडेंट, तुम लोग मेरे छात्र हो, वी आर बिहारी, हम लोग बिहारी हैं, वी आर इंटेलिजेंट, हम लोग तेज होते हैं। इस चीज को ऐसे भी लोग कहते हैं कि हम लोग तेज हैं, क्योंकि आगे सेंटेंस आ गया है कि हम लोग बिहारी हैं, तो उसी से हम लोगों ने टैग कर दिया है कि लोग जब इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। वी आर इंटेलिजेंट, हम लोग तेज होते हैं। तो तीनों सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, हम लोग तीनों सेंटेंस में हम लोग यही देख रहे हैं कि तीनों सेंटेंस जो है उसमें आर लगा करके सेंटेंस बना है बिना मुख्य क्रिया का, तो यह भी हो जाएगा टू बी स्ट्रक्चर। फिर हम लोग इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पहला स्ट्रक्चर, 7 तरह के स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर टू बी, जिसमें हम लोगों को अभी केवल चर्चा करना था एम, इज, आर का, वाज वेयर का चर्चा अभी नहीं करना था। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारा टू बी स्ट्रक्चर का चर्चा आधा समाप्त हो गया है, जिसको हम लोग थोड़ा अभ्यास करेंगे। आप लोगों को करना क्या है कि आपके पास जो भी ट्रांसलेशन की किताब है, उस ट्रांसलेशन की किताब में आप यह देखेंगे कि इस तरह का सेंटेंसेज किस एक्सरसाइज में है, ऊपर में कुछ बना हुआ है सेंटेंसेज रहता है। आपको क्या करना है कि अंग्रेजी सेंटेंस को लाउड पढ़िए, जोर से पढ़िए। जिस सेंटेंस को, जिस वर्ड को के उच्चारण में आपको कठिनाई होती है, उसको जो है क्या करेंगे, 3-4 बार हम लोग तेजी से पढ़ेंगे। और हर बार पढ़ने में यह ख्याल रखना है कि दूसरे बार जो पढ़ते हैं तो वह पिछले बार से कम समय लगे। आप हिंदी को पहले अंग्रेजी को पढ़ें, तब हिंदी को पढ़ें। उससे क्या होगा कि एक हैबिट डेवलप हो जाता है कि हम लोग जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों के समझ में वह बात आते रहता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए हम लोग अब इससे आगे बात करें टू हैव का। अब हमारे सामने में टू हैव में कौन सा वर्ब आ रहा है, टू हैव में ये हमारा टू हैव है, और हम देख रहे हैं कि इसमें 3 वर्ब आ रहा है। कौन सा आ रहा है, एक है हैज, दूसरा है हैव और तीसरा है हैड। तो टू हैव वर्ब में क्या कौन सा आ रहा है, हैज, हैव और हैड। यह भी जिस तरह से टू बी स्ट्रक्चर जब एम, इज, आर, वाज, वेयर बिना मुख्य क्रिया का वाक्य बनाता है तो वह टू बी स्ट्रक्चर, उसी तरह से यह हैज, हैव, हैड जो है बिना मुख्य क्रिया का वाक्य बनाएगा तो यह कहलाएगा टू हैव स्ट्रक्चर। जब हैज, हैव, हैड बिना मुख्य क्रिया का वाक्य बनाएगा तो वह क्या कहलाएगा, टू हैव स्ट्रक्चर कहलाएगा वह। अब हम लोग इसके भी उदाहरण को देख लें। तो यहां हमने उदाहरण लिया है, ये हैज को लेकर के, और ऊपर में हम लोग क्या देख रहे हैं, टू हैव। कोष्ठ में हमने लिखा है पोजीशन या अधिकार। किसी चीज पर जब हमारा अधिकार होता है तो हम लोग हैज, हैव का प्रयोग करके बनाते हैं टू हैव स्ट्रक्चर का। जैसे कहते हैं कि आई हैव ए पेन, आई हैव 2 सिस्टर्स। हम कहते हैं कि आई हैव ऑल द बुक्स। हम लोग कहते हैं कि माय फादर हैज ए कार। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सारे सेंटेंस जो बने हैं सब में हैज, हैव का प्रयोग है और मुख्य क्रिया नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टू हैव स्ट्रक्चर। यहां हम 3 सेंटेंस लिखे हैं। एक सेंटेंस पहला है
ही हैज टू ब्रदर्स, उसे दो भाई हैं। शी हैज ए पेन, उसे एक पेन या कलम है। यहाँ पर हम ये हिंदी में पेन और कलम दोनों चीज हमने लिखा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आप यह समझो कि जब आप हिंदी किसी अंग्रेजी का बोलते हैं, आपको अगर उसका हिंदी एक्यूरेट पता नहीं है तो आप उसी अंग्रेजी का प्रयोग करो, सामने वाला सुनने वाला समझेगा। और हम लोगों को क्या होता है कि हम लोगों को झिझक होती है, जिसके चलते हम लोग बोल नहीं पाते हैं। तीसरा सेंटेंस में भी यह देखिए क्या है कि राम हैज ए डॉग, राम को एक कुत्ता है। आप लोग सुनते होंगे लोगों को कहते हुए कि उसका डॉगी बहुत सुंदर है, उसका डॉगी बहुत अच्छा है, उसका डॉगी को बड़ा बड़ा बाल है। वो नहीं कहता है कि उसके कुत्ता को बड़ा बड़ा बाल है, लेकिन हम लोग समझते हैं ना। तो उस तरह से हम लोग भी फ्रीक्वेंटली इस चीज का यूज करेंगे। तो यहां पर ये हम देख रहे हैं कि हैज लगा करके यह तीनों सेंटेंस बना जिसके साथ कोई मुख्य क्रिया नहीं है। तो हम लोग भी इस चीज का प्रयोग करेंगे। आपके ट्रांसलेशन की किताब में जहां कहीं भी यह चीज है, आप उसको निकाल करके उसके वर्कआउट का जो है उसको आप रीडिंग देंगे, लॉर्ड रीडिंग देंगे, तो आपको बातें समझ में आएगी। चलिए अब इसी टू हैव में हम अगला टू हैव की बात, हैव को लेकर के सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कि यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं कि हैव दिया हुआ है। यहाँ यह भी उसी तरह से टू हैव किसका, पोजीशन, अधिकार की बात करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, हैव सेंटेंस लगा, हैव लगा करके सेंटेंस बना है। यहाँ भी हैव लगा करके बना है, यहाँ भी हैव लगा करके बना है। क्या है कि मुझे दो भाई है, क्या बना, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स। मुझे दो भाई है। इस तरह से आपके पास जितना कुछ भी है उस चीज को आई हैव आई हैव आई हैव करके आप बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आई हैव ए टेबल, आई हैव ए कॉ, आई हैव 5 ब्रदर्स, आई हैव 2 हैंड्स। आप उसको बोल करके देखिए। आप उसको अगर बोलेंगे लगातार तो क्या होगा, वह आपका अपना हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा, और हम पहले ही कहे थे कि हम केवल प्रेजेंट फॉर्म की बात करेंगे, हम हैज हैव की बात करेंगे, हम हैड की बात आज करने नहीं जा रहे हैं। पहले आप इसका अभ्यास कर लेंगे तो फिर जो है कि आप आसानी से देखेंगे कि 10 मिनट हम लोग एक बार फिर चर्चा करेंगे। जितना प्रेजेंट जानते हैं 10 मिनट के बाद उतना पास्ट भी जानने लगेंगे। इसलिए हम लोगों को ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, केवल आपको सिंपल कुछ वर्क एक्सरसाइज दिया जा रहा है, उसको आप करें, उसको आप देखें, आपको आसानी होगी। और तीसरा यह जो आ गया हम लोगों के सामने में, क्या है ये, इम्पेरेटिव। हम लोग टू बी की चर्चा कर चुके हैं, हम लोग टू हैव की चर्चा कर चुके हैं। हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर जो है वह इम्पेरेटिव। जिस वाक्य से आज्ञा, आग्रह, सलाह, मना इत्यादि का बोध होता है उसको हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव या कमांड के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हम लोग अपने घर में सोचें, जहां हम रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं। हर एक कोई अपने माता पिता, भाई बहन के साथ में होते हैं। कभी आपके पिताजी या आपके शिक्षक कहते हैं कि इधर आओ, कम हियर, गो देयर, गेट आउट ऑफ द रूम, शट डाउन, शट अप, हरी अप, अरे जल्दी करो, हरी अप, गाड़ी छूट जाएगी। इस तरह की बात करते हैं। किसी को आवश्यकता रहती है तो आपके मित्र आपको कभी कहते होंगे, प्लीज मोहन हमको तुम अपनी किताब दो ना, हाँ, प्लीज हमको अपना पेन दो ना, प्लीज हमको भी खेलने दो ना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अवश्य कहते होंगे। तो
ये सारे सेंटेंस जो है इम्पेरेटिव का सेंटेंस होते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस का हमने यहाँ पर ये लिया है, हमने कुछ सेंटेंसेस को हम लोग इसके बारे में जो है बात करेंगे। अभी यह देखिए कि पहला सेंटेंस क्या है, कम इन, अंदर आओ। कभी कभी आप जाते होंगे क्लासरूम, लेट हो गया, कुछ हो गई, गेट पर खड़ा रहते हैं, पूछते हैं कि मे आई कम इन सर, तो सर कहते उधर से कम इन, हम लोग अंदर आ जाते हैं। हम लोग अगर किसी बात को लेकर के अपनी बात को कहने के लिए हम लोग खड़ा हो जाते हैं सर से पूछने के लिए, तो सर कहते हैं सिट डाउन। सर क्या कहते हैं, सिट डाउन, बैठ जाओ। हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। कभी हम लोगों के द्वारा कोई क्लास में गलती होती है तो टीचर कहते हैं स्टैंड अप। क्या कहते हैं, स्टैंड अप। हम लोग क्या करते हैं, खड़ा हो जाते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस तो हम लोग डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, तो इसमें हमको कठिनाई कहाँ है, केवल हिचक होती है हम लोगों को। उस हिचक को हम लोगों को समाप्त करना है। और अब ये जो दो सेंटेंस है, काइंडली हेल्प मी प्लीज, इसमें हम क्या देखते हैं कि ये प्लीज शब्द आ गया है, इसमें जुट गया है, इसमें प्लीज शब्द जुटा हुआ है, इसमें क्या है, काइंडली शब्द जुटा हुआ है। बाकी तो ठीक वही सब वही है। तो जब आग्रह करने का होता है तो हम लोग को प्लीज काइंडली का प्रयोग करना चाहिए। एजी गार्डनर ने अपने ऑल अबाउट ए डॉग में इस बात का जिक्र है कि एक आदमी अपने कुत्ता को लेकर के जो है जी बस से जा रहा था, तो सॉरी, ऑल अबाउट ए डॉग नहीं, ये ऑन सेइंग प्लीज की बात है। तो उसमें क्या था कि वह आदमी जो है कि कंडक्टर से टिकट मांगता है, तो वह नहीं प्लीज लगाया, केवल कहा गिव मी टिकट। कंडक्टर क्या किया, उसको उठा करके बाहर फेंक दिया। तो इस तरह की बात जो है कि हम लोगों को मैनर भी होना चाहिए। हम लोग बड़े लोग आते हैं, उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, टीचर आते हैं सम्मान में खड़े हो जाते हैं। तो हर एक चीज भाषा में एक मर्यादा होती है। हम लोग नहीं कहते हैं कि अगर आपके पिताजी आ रहे हैं तो आप नहीं कहते हैं कि वो आते हैं, हम लोग कहते हैं कि वे आते हैं, वे शब्द लगाते हैं हम लोग सम्मान देने के लिए। उसी तरह से हम लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं उसमें भी हम लोगों को प्लीज करना पड़ता है कि हम लोग जा रहे हैं, आगे में कोई आदमी खड़ा है, रास्ता जाम किए हुए हैं, कहते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज या साइड प्लीज। तो ये मैनर है, ऐसा हम लोगों को हम लोग बात करते हैं। तो ये कॉमन सेंटेंसेज हैं जिसका प्रयोग हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। स्टैंड अप, सिट डाउन, सब में क्या है कि सब में वर्ब का जो है पहला रूप आता है और उसके साथ अदर वर्ड्स आता है। वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड्स आता है। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, इस तरह का सेंटेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हम 3 तरह का स्ट्रक्चर का प्रयोग जो है आज किए हैं। पहला था टू बी, दूसरा था टू हैव और तीसरा जो है इम्पेरेटिव्स। तो हम लोग जो भी उपलब्ध किताब आप लोगों को है उसमें आपको करना क्या है, ट्रांसलेशन की किताब को खोलना है, उसमें देखेंगे कि इस तरह का सेंटेंस किस एक्सरसाइज में है, चाहे वह किसी एक्सरसाइज में हो। का है कि हर एक व्यक्ति का सोच अलग अलग होता है। जैसे मैं ये आपको आज बता रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि जो आपको मेरे अनुभव के आधार पर यह लगा
कि यह इससे आपको आसानी होगी। तो मैं बता रहा हूँ जिस तरह से जो जिन लोगों ने ट्रांसलेशन किताब को लिखा है वह अपने समझ से कहीं पर कहीं जो है वह देते हैं अपनी सोच के हिसाब से। कोई एक्सरसाइज किसी भी एक्सरसाइज में हो, यू हैव टू गो टू दैट एक्सरसाइज एंड हैव सम प्रैक्टिस। आपको उस एक्सरसाइज में जाना है, उसका कुछ अभ्यास आपको करना है, और आप उस अभ्यास को कर लेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। और अगला क्लास जो है उसमें हम लोग सबसे पहले मैं आपके डॉट की चर्चा करूंगा कि आपको कहाँ कहाँ संदेह रह गया, कहाँ कठिनाई रह गया। आप अपना डॉट जो है, अपना संदेह जो है, अपना प्रॉब्लम जो है, उसको शुरू में जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया था, मैं पुनः आपको उस जो व्हाट्सएप नंबर को दिखला देता हूँ कि आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाएंगे और आप जो है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर सकते हैं इसको। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 9472533258, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप वो SNPM+2 स्कूल मधेपुरा का जो फेसबुक पेज है उस पर आप कमेंट में अपने आप इसको डाल सकते हैं, या फिर कपिलेश्वर दिलमणि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धरावड़ा मुरादपुर उसके फेसबुक पेज पर आप अपने डॉट को डाल देंगे। तो अगला क्लास जब मैं करूँगा, कल जो क्लास होगी उसमें मैं आपके डॉट्स को पहले क्लियर करूँगा, उसके बाद हम टेंस की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा था, आपके डॉट क्लास की बात करूँगा। ये आपका डॉट क्लास जो है, आपका डॉट जो भी है, मैं उसको सबसे पहले लूँगा कि आपका जो भी संदेह है वह नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ट्रांसलेशन की किताब में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, ऊपर में जो बना हुआ है, आप उसको 5-10 बार रीडिंग लाउड रीडिंग दे दें, तो आपको भी समझने में आसानी होगी। आपका जो सवाल आएगा तब हमको पढ़ाने में, आपको बतलाने में और आनंद आएगा। और तब अगला क्लास जो होगा वह हमारा टेंस से शुरू होगा। अगला क्लास हमारा किससे शुरू होगा? टेंस से शुरू होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है कि इतना काम करेंगे, और आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ। होमवर्क में आपको करना क्या है, आपको केवल ये जो चीज़ें दी गई है यहाँ पर, ये आपका होमवर्क हो गया, HW हो गया, आपको याद करके आना है। बहुत चीज़ आपको याद करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, याद करके आना है। क्या याद करके आना है? आप याद करेंगे, केवल इस तरह से याद करेंगे, V1 V5 ता है, V1 V5 ता है, एमिजार V4 रहा है, एमिजार V4 रहा है, हैज़ V3 चुका है, हैज़ V3 चुका है, हैज़ बीन V4 ता रहा है, V1 V5 ता है। क्या क्या याद रखना है कि V1 V5 ता है, एमिजार V4 रहा है, हैज़ V3 चुका है, हैज़ बीन V4 ता रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को निश्चित रूप से ही कर लेंगे, ताकि आपको अगले क्लास में भी सुविधा होगी। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। गुड बाय। थैंक यू।